नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हिंसा का इस देश में कोई स्थान नहीं है। अराजक तत्व हिंसा के सहारे अगर देश की संस्कृति, उसके ढांचे को और सह अस्तित्व के साथ विभिन्नताओं के बावजूद एकता के साथ जीने के उस धारा को अगर तोड़ने, उसे बदलने की कोशिश करें तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बात की दरकार है और ये पूरा देश चाहता है। लेकिन क्या कारण है कि एक सख्त एडमिनिस्ट्रेशन के बावजूद राजस्थान में पिछले 4 सालों में कुछ ऐसे उन्मादी तत्व प्रभावी हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ सांप्रदायिक दंगे कराने की पूरी रचना, व्यूह रचना की, षड्यंत्र को अंजाम दिया, जिससे राजस्थान के कई जिले ही न जलें बल्कि उसकी आग, उसकी तपिश पूरे देश में पहुंचे। और अगर ऐसा होता है तो इस देश के उस धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर वो बड़ी चोट होती है जिसकी वकालत कुछ ऐसे लोग करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सद्भाव, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन उस भाईचारे को कायम करने के लिए जिस बात की जरूरत होती है, एक दूसरे को समझने, एक दूसरे के भावनाओं की कद्र करने की जो दरकार है, वो आखिर में राजस्थान में क्यों जीरो टॉलरेंस से ऊपर की स्थिति है। और वहां पर फिर ये बात सामने आती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत के जरिए अगर उन्मादी तत्वों पर प्रभावी तौर पर पहले ही कार्रवाई कर दी जाए तो इस तरह की घटनाएं घटे ही ना। जैसे ईद के ठीक एक दिन पहले, या आप यूं कह सकते हैं एक रात पहले, जोधपुर में उन्मादी तत्वों ने झंडे लगा करके, झंडे उतार करके, एक दूसरे के सामने सामने आकर के और पुलिस का पीछा करके पुलिस को दौड़ाकर पीटने की घोषणा करते रहे, वो उन्माद करते रहे और साथ ही साथ पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। पाकिस्तान का झंडा लहराने के पीछे का मंतव्य और उसका उद्देश्य आप सहज समझ सकते हैं। और शायद जब पाकिस्तान का झंडा एक विशेष समुदाय के लोग लहरा देते हैं, फहरा देते हैं, उसको कहीं स्थापित कर देते हैं, तो हम ऐसा कभी कतई और कभी कह भी नहीं सकते कि पूरा मुस्लिम समाज उसमें इन्वॉल्व था। लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर कुछ लोग, कुछ उन्मादी तत्व इस काम को अंजाम देते हैं तो सिर्फ क्या उनकी भर्त्सना या आलोचना से बात बन जाती है? और अगर उस पर राजनीति होने लगे और घटनाओं के हो जाने के बाद, दंगे की पूरी स्थिति बना देने के बाद, पुलिस के लाठीचार्ज के बाद, पुलिस पर पथराव के बाद, दो तत्वों के बीच, दो अलग अलग समुदायों और भीड़ के बीच पत्थरबाजी, गाली गलौज और एक दूसरे को देख लेने और धमकी देने के बाद अगर मुख्यमंत्री या नेता की तरफ से यह कहा जाए कि ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम शांति और भाईचारा कायम करने की वकालत करते हैं, ये कामना करते हैं, ये बहुत ही रटा रटाया एक धार्मिक जुमला है, माफ करिएगा राजनीतिक जुमला है, जो अब ट्वीट के जरिए आता है। पहले इस तरह के बयान दिए जाते थे, अब ट्वीट कर दिया जाता है और उसके बाद आई गई बात खत्म। लेकिन जो घटनाएं होती हैं उस पर गौर करिए। एक जमाना था जब 70 और 80 के दशक में इस तरह के धार्मिक उन्माद के जरिए अपनी बात को, अपने पक्ष को रखने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जब क्रिकेट मैच हुआ करता था तो स्टेडियम से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे। एक दौर हुआ करता था कि जब किसी विशेष समुदाय के एक बस्ती में पाकिस्तान की हार होती थी तो मातम पुरसी किया जाता था, मातम पसर जाता था। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसमें सभी मुस्लिम जो उस देश, उस जगह पे रहते थे, उस एरिया में रहा करते थे, वो सब इसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे। लेकिन अगर कुछ लोगों के कारण उस बस्ती में मातम की स्थिति बन जाती है तो आप अगर साइकोलॉजी को समझते हैं तो दूसरा समुदाय ये समझेगा कि ये
पाकिस्तान परस्ती है, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। इस्लाम के आधार पर, धर्म के आधार पर पाकिस्तान के प्रति ज्यादा निकटता है, भारत के अन्य समुदायों के साथ उतनी निकटता नहीं। धर्म की बात आ जाती है तो सब एक। ये कॉन्सेप्ट जो दूसरे समुदाय में बना है, आखिर में वो विशेष समुदाय, और अब हम खुल करके कहें कि मुस्लिम समुदाय इस बात को क्यों नहीं समझता, और इसको समझने में धर्म कहां आड़े आता है, सवाल ये है। और इसी की आड़ में राजस्थान जैसे राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर पिछले 4 साल में कई ऐसे दंगे कराने की कोशिशें की गई। ऐसे उन्मादी तत्व, असामाजिक तत्व जोधपुर से लेकर अन्य शहरों में प्रभावी हुए, और फिर भी कहा जाता है कि सांप्रदायिक उन्माद को कायम करने की कोशिश कोई और पार्टी कर रही है। एक पार्टी पर आरोप लगाया जाता है और एक पार्टी उसको बहुत ही करीने से हवा देने का काम करता है। इस देश को अब समझ लेने की जरूरत है। इसलिए राजस्थान में ही ऐसा क्यों हो रहा है, आज हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ तथ्य समझाएंगे, और जोधपुर की जो घटना हुई उसको हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि पिछले 4 साल में राजस्थान में सांप्रदायिक उन्मादी तत्वों ने किया क्या है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 साल में 6 बड़े दंगे हुए हैं, ये आप देखिए। 12 में, करौली में, जोधपुर में, और ये सब दिन और तारीख। टोंक में 8 अक्टूबर 2019, डूंगरपुर में 24 सितंबर 2020, 12 में 11 अप्रैल 2021, झालावाड़ में 19 जुलाई 2021, ये टोंक में दशहरा का जुलूस निकाला जा रहा था, और ये 8 अक्टूबर 2019 की घटना है। ये राजस्थान की ही पूरी बात है, आप स्क्रीन के जरिए आप देख सकते हैं। हम प्रमाण के सहित आपको ये सब कुछ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। कुछ उपद्रवियों ने मालपुरा कस्बे में जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव शुरू किया। पथराव की घटना, इस पथराव पर हम एक अलग विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कुछ उपद्रवियों ने मालपुरा कस्बे में जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव के बाद हिंसा को भड़काने का काम किया। हालात काबू में करने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद किया और कर्फ्यू लगाया। यह 8 अक्टूबर 2019 की घटना है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए टोंक और जयपुर से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर शहर में तैनात किया गया था। ये जो घटनाक्रम था, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस को सक्रियता दिखानी पड़ी। पुलिस जवानों के बीच 9 अक्टूबर को रावण का पुतला दहन किया गया था। पुलिस जवानों के बीच ये दशहरे का मामला है जो हम आपको दिखा रहे हैं। 8 अक्टूबर 2019, जिला टोंक, राजस्थान का ये बहुत महत्वपूर्ण जिला है। 24 सितंबर 2020, स्थान डूंगरपुर, राजस्थान। शिक्षक भर्ती 2018 की अनारक्षित वर्ग की सीटों की जनजाति वर्ग से भरने की मांग को लेकर 7 सितंबर को कांकरी डूंगरी पर आंदोलन शुरू हुआ था। यह है 24 सितंबर 2020 का वो फैक्ट, और 7 सितंबर को जो कुछ भी हुआ वो हमने बताया। 200 से ज्यादा अभ्यर्थी पहाड़ी पर धरने पर बैठे थे। यह घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं। 84 विधायक राजकुमार रोध भी धरने में शामिल हुए थे, उस समय के जो विधायक थे। और हाईवे जाम की चेतावनी के बाद डूंगरपुर, उदयपुर सहित अन्य जिलों से बड़ी संख्या में युवा धरना स्थल पर पहुंचते रहे। आप देखिए कि ये मामला भर्ती, शिक्षक भर्ती का मामला था। किस तरीके से यह उन्माद में परिवर्तित हुआ, हम क्रमशः इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 24 सितंबर को युवाओं की भीड़ कांकरी डूंगरी पहाड़ी से उतरी और उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर हिंसा करने लगी थी। अब आप सोचिए मामला क्या था और हिंसा कैसे शुरू हुई, और वो हिंसा कैसे कन्वर्ट हुई सांप्रदायिक उन्माद में। इस दौरान पथराव में 35 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी। घरों, होटलों और वाहनों में आगजनी की गई थी। आप देख सकते हैं हालात काबू में करने के लिए पुलिस को 3 दिन लगे थे। कर्फ्यू जैसी स्थिति भी बनी थी वहां पर। 27 सितंबर को हाईवे पर यातायात बहाल हो सका था। ये एक बड़ी बात है कि हाईवे कितना प्रभावित किया गया था। 11 अप्रैल 2021, 12 जिले के छावड़ा में 2 युवकों की हत्या होने के बाद
हिंसा भड़क गई थी और यह भी सांप्रदायिक उन्माद में परिवर्तित किया गया। हालांकि उसको कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन स्थितियां यही बनाई गईं। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने इंटरनेट बंद कर कर्फ्यू लगाया। यही ये दो ऐसे रास्ते आजकल इजाद किए गए हैं पुलिस की तरफ से। सांप्रदायिक हिंसा के दौरान दर्जनों वाहन, दुकानों, मकानों में आग लगा दी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये 12 का क्या घटनाक्रम रहा। हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। आप देखिए किस तरह से उन्माद की पराकाष्ठा कहां तक पहुंचती है। उग्र प्रदर्शनकारियों ने सरकारी वाहन, संपत्ति को भी आग के हवाले कर दिया था। 19 जुलाई 2021 स्थान झालावाड़ शहर के एक इलाके में दो समुदायों के युवाओं के बीच किसी बात पर विवाद हुआ था। बहुत छोटी बात, और ऐसे ही विवाद शुरू होता है। जहांगीरपुरी की घटना जो दिल्ली की है, उससे आप सबक ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इसके कुछ देर बाद यहां हिंसा भड़की। बात कहा सुनी के बीच दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आ गए, जैसा कि अक्सर होता है। घरों, दुकानों, बाइकों में आगजनी और तोड़फोड़ की जाने लगी और देखते देखते उन्मादी तत्व पूरी तरह से सांप्रदायिक दंगे को एक्सटेंड करने में लग गए। बल प्रयोग किया गया, पुलिस एक्टिव हुई और लोगों को काबू किया गया। यहां भी कंट्रोल किया गया पुलिस की तरफ से। अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने कुछ इलाकों में 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह से इंटरनेट पर जब कंट्रोल किया जाता है तो बहुत कुछ अफवाह फैलने से रोका जाता है। हिंसा भड़कने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस को यह करना पड़ता है। पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। यह 19 जुलाई 2021 की घटना है और इसमें भी आप समझ सकते हैं 2 अप्रैल 2022 स्थान करौली हिंदू नव वर्ष पर निकाली गई बाइक रैली पर विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव किया था। फिर पत्थरबाजी। और विशेष समुदाय हम खुल के कहते हैं कि उसमें हम किसी भी मुस्लिम और इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सब कुछ जो वेशभूषा थे वो मुस्लिम की तरह थी और ऐसे लोग ही पत्थरबाजी कर रहे थे। इससे शहर में हटवारा बाजार में हिंसा भड़की थी। अब आप देखिए, पत्थरबाजी की घटना होती है और हिंसा भड़क उठती है। उपद्रवियों ने 35 से ज्यादा दुकानों, मकानों, बाइकों में आग लगा दी। आग लगाने की घटना, पत्थरबाजी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप देखते रहिए किस तरीके से घटना बढ़ते हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन तुरंत हरकत में आया और शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। लेकिन इससे हालात बदले नहीं। क्यों नहीं बदले? क्योंकि उसको सांप्रदायिक उन्माद को विस्तारित स्थिति में ले जाने की कवायद रही है राजस्थान में। इसीलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए उन घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद प्रशासन ने जिले में कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट सेवा बंद की गई और फ्लैग मार्च किया गया। यहां तक की स्थिति हुई। छोटी सी घटना किस तरह से उस अंजाम तक पहुंचती रही, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2 अप्रैल 2022 स्थान करौली की घटना। हिंसा में पुलिसकर्मियों सहित 43 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया जाता है। यही कुछ कश्मीर में भी होता है, जिसका एक्सटेंशन अब देश के अन्य राज्यों और जिलों में भी हो रहा है। इस हिंसा के बाद लगे कर्फ्यू के कारण शहर के लोग करीब 15 दिन तक घरों में कैद रहे थे। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी योजना रही होगी कि एहतियात के तौर पर वहां पर धारा 144 और कर्फ्यू की स्थिति रही। जोधपुर में शनिवार रविवार को परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई। 2 मई 2022 ये जो 2 मई की घटना है, इसलिए ये भी हम आपको बता रहे हैं। शनिवार रविवार को परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई थी और जालोरी गेट चौराहे पर झंडे लगाए गए। ये खबर बताई गई कि वो धार्मिक झंडे थे, जबकि वो झंडे पाकिस्तान के झंडे थे। अभी हम आपको तस्वीरों के जरिए स्पष्ट करेंगे। 2 मई की देर रात ईद को लेकर समाज के लोगों ने इसी चौराहे पर झंडे लगाने की कोशिश की। आप सोच सकते हैं उनकी सोच और उनकी हिमाकत, उनकी आप दाद दे सकते हैं, या वो किस अंदाज में क्या कुछ पेश करना चाह रहे हैं देश के सामने, वो देख सकते हैं। लोग वहां पहले से लगे झंडों को हटाकर अपने धर्म के भी झंडे लगाए। हालांकि जो तस्वीरें हमारे सामने हैं, हमारे पास उपलब्ध हैं, उसमें पाकिस्तान के झंडे आप साफ देख सकते हैं।
दूसरे समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। आप सीधे सीधे समझ लें, हम कुछ भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे ये हिंदू और मुसलमान दो समुदाय के लोगों में सीधे सीधे बातचीत हुई, हॉट टॉक हुआ, और उस हॉट टॉक के बाद स्थितियां बहुत ज्यादा बुरी हुई और वहां भी सांप्रदायिक उन्मादी तत्वों ने पूरे एरिया की स्थिति को परेशानी में डालने के लिए हर संभव प्रयास किए। एक युवक ने एक साथ, आप देख सकते हैं, वहां पर भीड़ जमा हुई, नमाज के लिए लगाए गए लाउड स्पीकरों को पोल से हटाया गया, क्रिया की प्रतिक्रिया होती रही। अब आप देख सकते हैं कि उन्माद के पीछे दोनों पक्ष किस तरीके से आमने सामने हो रहे हैं। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। जहांगीरपुरी में जो दिल्ली में कुछ दिन पहले हुई, जोधपुर में भी अब यही ऐसा कुछ देखा गया। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े और हालत को काबू में किया। अब आप देख सकते हैं कि प्रशासन को किस तरह से सक्रिय होना पड़ता है। पथराव में डीसीपी भुवन भूषण यादव, एसएचओ अमित सिहाग सहित 4 पुलिसकर्मी और कुछ मीडियाकर्मी घायल हुए। ये 2 मई 2022 की घटना हम आपको बता रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मंगलवार सुबह से सरकार सहित जिला प्रशासन हालातों पर कड़ी नजर बनाए हुए है, जो आज तक अभी तक जब हम आपसे इस पूरे खबर पर, इस पूरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो वहां पर एहतियात बरता गया है। और हम आपको जानकारी दे दें कि ये बात ईद के ठीक एक दिन पहले नहीं, बल्कि ईद के दिन भी, ईद के नमाज अदा करने के बाद वहां पत्थरबाजी की गई जालौरी गेट पर, उसके इर्द गिर्द। और पत्थरबाजी किसी और पर नहीं बल्कि पुलिसकर्मियों पर की गई थी, जिसको कंट्रोल किया गया। मतलब साफ है कि पत्थर फेंकने और पत्थरबाजी का जो ये जुनून है, ये जो आक्रोश है, ये व्यक्तित्व का, भीड़ का जो अपना तौर तरीका है सामने वाले पर प्रभाव जमाने का, उसमें पत्थरबाजी अब एक बड़ा साधन बन चुका है। हम आपको बार बार कहते रहे कि लोग ये बताते कि धार्मिक झंडे को लेकर के मामला था। जरा आप इन तस्वीरों पर गौर करिए। तस्वीर 1, एवी स्टार न्यूज पर हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये झंडा देखिए, क्या ये धार्मिक झंडा है? हरे झंडे पर जिस तरीके से चांद और ये सब कुछ बना हुआ है, जो सिंबल हैं, ये धार्मिक झंडा अगर है तो ये आप मान सकते हैं। लेकिन इस पर गौर करिए, पाकिस्तान का झंडा है, साथ ही साथ हरा झंडा भी है। लेकिन पाकिस्तान के झंडे को लगाने वाला क्या ये नहीं जानता था कि भारत में अगर भारत का रहने वाला मुसलमान गर्व के साथ या उसके मन में कोई विरोध का भाव है और वो पाकिस्तान का झंडा लगा रहा है, तो वो क्या दिखाना, क्या बताना, क्या जताना चाहता है? और यही वो सवाल हैं जिसके पीछे सांप्रदायिक उन्माद की सारी परतें बनाई जाती हैं, जिसे हम बार बार समझाने, बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं। भगवा का एक मुद्दा है, भगवा झंडे का मुद्दा है। भगवा इस देश का प्रतीक है। हरा झंडा मुस्लिम समुदाय में धर्म से जुड़ा हो सकता है, उनके शान से जुड़ा हो सकता है, इसका सम्मान। लेकिन पाकिस्तान के झंडे का सम्मान वो भी उन परिस्थितियों में जब उसकी जरूरत ही न हो। हम ये भी नहीं कहते कि किसी देश के झंडे का आप सम्मान न करें, लेकिन इसके प्रति लगाव भगवा से भी ज्यादा, देश के झंडे से भी ज्यादा, देश में आप जिसके साथ रह रहे हैं, समाज में 24 घंटे आप जीवन जी रहे हैं, पुष्ट दर पुष्ट जिसके साथ जी रहे हैं, उसके साथ पत्थरबाजी, और वहां पर पाकिस्तान के सवाल ये उठता है कि है तस्वीर 2 देखिए आप किस तरीके से लाउड स्पीकर उतारे। यहाँ क्रिया लाउड स्पीकर उतारने वाले वो कौन लोग हैं? यही क्रिया की प्रतिक्रिया की बात हम अब कर रहे हैं कि जब 2 समुदाय इस स्थिति में आते हैं कि जैसे को तैसा जवाब, और ये स्थिति अगर ये पूरे देश में आगे बढ़ती रही तो फिर क्या पूरे देश में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के संघर्ष की स्थिति दिखाई जाएगी क्या? सवाल हमारे आपके जहन में उठना चाहिए। और ये इसलिए नहीं उठ रहा है, अभी हम इसको बहुत सामान्य बातें मान रहे हैं, क्योंकि अब सुरक्षा कर्मी ठीक इन 2 समुदायों के बीच भिड़ंत के बाद अपनी जान को बचाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और यकीन मानिए, आने वाले समय में अगर प्रभावी तरीके से इस पर काबू न पाया गया, जैसा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है, अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई
तो उन्मादी तत्व चाहे वो जिस समुदाय से हो, जिस संप्रदाय से हो, वो उन्माद की जो रूपरेखा और ये तस्वीर बनाएंगे और उसको जिस तरीके से पूरे परिक्षेत्र में विस्तारित करेंगे, उसका एक्सटेंशन, उसका विस्तार कश्मीर से कन्याकुमारी, या आप कह सकते हैं गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक हो सकता है। और तब इस देश को उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को, देश के नौजवानों को बहुत सारा बलिदान देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बलिदान देना पड़ेगा। और ये देखिए सीसीटीवी में पत्थरबाजी का जो नमूना है, जो तौर तरीका है, ये कुछ उन्मादी तत्व जो अपने ताकत को दिखाना चाहते हैं, वो किस अंदाज में पत्थर को, और देखिए पत्थरबाजी का ये जो तरीका है ये भी बहुत सधे अंदाज में किया जाता है और इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है जो कश्मीर की तरह होती है। कश्मीर में भी पत्थरबाजी के लिए पाकिस्तान से ट्रेंड लोग पत्थरबाजी करते रहे और क्या क्या मामला बनाया गया, और उसके बाद जब उसमें कोई घायल होता रहा तो यह दिखाया जाता रहा कि वहां पर सेना किस तरीके से लोगों के साथ जुल्म करती है। अब ये सब कुछ साफ हो गया है, पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि क्या खेल होता था। ये खेल अब पूरे देश में करने की कोशिश की जा रही है और उसका एक्सटेंशन है। एबी स्टार न्यूज इस खबर को इसलिए आपको दिखा रहा है, बता रहा है, क्योंकि जहांगीरपुरी में भी पत्थरबाजी हुई थी और राजस्थान में इन 4 सालों में जब भी दंगे की स्थिति बनाई गई तो पत्थरबाज अपनी जांबाजी, कथित जांबाजी दिखाने में पीछे नहीं रहे। और इनको भी अगर हम शांति दूत कहेंगे तो सवाल तो अब उठना लाजमी है कि ये हमारे मानसिक दिवालियेपन, हमारे राजनीतिक भोथरेपन की राजनीतिक सोच पर एक बड़ा सवाल उठना चाहिए। गलत को गलत कहना अगर विरोध है तो ये विरोध देश की खातिर स्वीकार है। सवाल यह है कि इन 3 तस्वीरों में जो आपने देखा वो आप अनुमान लगाइए। हमने ये भी दिखाया कि किस तरीके से माइक उतारा जा रहा है। तस्वीर 4 देखिए, हिंसा और हंगामे के बाद जो तनाव की स्थिति बनी, सुरक्षा बलों को कंट्रोल करने के लिए जो कार्रवाई करनी पड़ी, ये सब कुछ जोधपुर की उन तस्वीरों को हम एक एक करके हमारी टीम ने, हमारी एडिटोरियल टीम ने जिस तरीके से इन सारे तस्वीरों को एकत्रित करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, वो ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से संगठित अपराध को अपराधी तत्व, समाज विरोधी तत्व, देश विरोधी तत्व अंजाम देने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और राजस्थान उसकी बहुत बड़ी प्रयोग स्थली है, क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने की बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री गहलोत साहब बराबर करते हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति को प्रभावी बनाते हुए इस सीमांत राज्य में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरे देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये अशोक गहलोत साहब को समझना होगा। हम ये नहीं कहते और हमारा निशाना राजस्थान सरकार पर नहीं है, कांग्रेस पर नहीं है, ये उस सोच, उस मानसिकता पर है जिसे समझना ही होगा कि हम शांति दूत कहकर गलत तत्वों, गलत भीड़ के गलत व्यवहार को अगर सही बताते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम उस समुदाय के अच्छे लोगों, उनकी सोच के साथ बहुत भद्दा मजाक करते हैं। क्योंकि हम बार बार कहते हैं एक तालाब, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, और यही भाव जब 2 अलग अलग संप्रदाय के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक लोगों में घर कर जाती है, तभी हर एक के दिमाग में एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव आता है। वो भाव आता है जिस पर हमेशा सवाल उठते हैं कि आखिर में पत्थरबाजी क्यों हर जगह उन्माद के दौरान मुस्लिम बहुल लोग करते हैं। ये सवाल आज मुस्लिम समाज के समझदार लोगों को भी समझना होगा। राजस्थान के दंगों का लेखा जोखा हमने आपको दिखाया है और वो सारी बातें आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरीके से 4 से 5 बड़े दंगों को कराने की साजिश, राजस्थान को जलाने की साजिश और राजस्थान से पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश, और जोधपुर में ईद के नमाज, पवित्र
ईद का एक पावन त्योहार जो मुस्लिम समुदाय के लिए तो मतलब ही रखता है, भारत के लोगों के लिए, क्योंकि मिलीजुली संस्कृति में हमने उस रमजान को जो पवित्र माना जाता है, उसके बाद ईद उल फितर या ईद उल अजहा जो भी त्योहार है, उसमें कितने पावन स्थिति में हर एक समाज, मुस्लिम समाज के लोगों को अंतिम नमाज अदा करने के लिए जाना होता है। उस नमाज के कुछ देर पहले, उस नमाज के बाद ये आक्रोश कैसे एकाएक उबाल के रूप में सामने आ जाता है, ये सवाल उठाया जाना चाहिए। और अगर ये सवाल उठाया जाता है तो इसका एक माकूल जवाब मिलना चाहिए, न कि एक मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम समाज के लोगों पर सवाल उठाया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आज जब भगवा पे सवाल उठाया जाता है, आज जब हिंदू आतंकवाद पर सवाल उठाया जाता है, तो फिर उन्मादी तत्व जो मुस्लिम समुदाय का हर एक व्यक्ति जो ड्रेस पहनता है, उस ड्रेस में आकर के पत्थरबाजी करता है, तो आप उसको शांति दूत कैसे कह सकते हैं? वो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी है। हम ऐसा कहने में क्यों परेशान हो जाते हैं? यही कि मुस्लिम समुदाय के लोग मानेंगे कि ये तो एक पक्ष का समर्थन कर रहा है। ऐसा अगर हम करते हैं, यही उस देश के बदले हुए समय में उस देश की धारा को पिछले नजरिए से देखने का काम किया जा रहा है, जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर हमने सब कुछ स्वीकार किया। अंदर खाने हम सब जानते हैं क्या सच है क्या गलत है, लेकिन बाहर कहने में हम चूकते हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। और इस वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में चाहे बंगाल से कोई आवाज निकले मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे राजस्थान से कोई आवाज निकले, और चाहे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आवाज निकले, इस देश का जो जनमानस है वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को अपने हृदय में सजोए हुए है। और उसके लिए अगर सब जिम्मेदार हैं तो बहुसंख्यक समाज ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वो दूसरे के साथ नफरत के आधार पर जीने की कोई कला अपने धर्म से सीखता ही नहीं। सहिष्णुता का भाव है। अगर हिंदू और हिंदुत्व के भाव को कोई व्यक्ति समझता है तो वहां पर सहअस्तित्व का भाव है, सहिष्णुता का भाव है। वहां पर किसी को पीड़ा देने, प्रताड़ित करने का कोई भाव है ही नहीं। फिर कैसे कहा जा सकता है कि एक समाज दूसरे समाज को दबाने का काम कर रहा है? और उसके लिए राजनीति में कुछ लोग अगर सही बात करते हैं तो फिर उन्हें सांप्रदायिक या हिंदूवादी क्यों कहा जाता है? अगर ऐसा है तो अब जो सवाल जिस समुदाय के उन उन्मादी तत्वों के बारे में उठ रहे हैं, उन पर कंट्रोल करने का काम अगर प्रशासन करे तो बेहतर, नहीं तो समाज को आगे आना पड़ेगा। नहीं तो इस तरीके के सवाल उठते रहेंगे और उसका जवाब उन्हें देना ही होगा, क्योंकि ये 21वीं सदी का भारत है। यहां पर तुष्टीकरण और कथित धर्मनिरपेक्षता, हम बार बार कह रहे हैं, भारत धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों पर चलने वाला है। जहां धर्म के आधार पर देखें, धर्म से इतर देखें। हर भारतीय आजादी के 7 दशक से अधिक के बाद धर्मनिरपेक्षता, सह अस्तित्व के मूल सिद्धांतों में जीने का आदी हो चुका है। वो इससे पूरी तरह से अभ्यस्त है, वो उसके जीवन का हिस्सा है। लेकिन अगर उस पर कोई थोपा जाता है, और वो भी राजनीतिक दलों के द्वारा, और उसके चाशनी में ढाल करके अगर समाज को एक नजरिया पेश किया जाता है, तो ये देश अब स्वीकार करने वाला नहीं है। इसलिए पत्थरबाजी की हो रही घटनाएं इस देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है, जिसे कंट्रोल किया ही जाना चाहिए, करना ही पड़ेगा। इसके लिए फिर हमें कहना पड़ेगा, अगर आपको ये बात गलत लग रही हो तो समझिएगा, योगी आदित्यनाथ जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, अधिकारियों की जरूरत है। क्योंकि ट्वीट के जरिए यह कह देना कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, हम शांति कायम करने की अपील करते हैं, ये सुनते सुनते, देखते देखते, समझते समझते देश के कई राज्यों की कई ऐसी भावनाएं दो समुदायों के बीच जो मूल रूप से उनके अंदर हैं, वो टूट जाती हैं, तार-तार हो जाती हैं। शायद राजनीतिक लोग ये बात समझ नहीं पाते। देश का वो जवान, देश का वो व्यक्ति जो सह अस्तित्व के साथ जीता आया है, जीता रहेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सच को सच,
गलत को गलत कहने की आदत डालनी होगी। इसलिए जोधपुर सहित, टोंक सहित जहांगीरपुर में भी अगर पत्थरबाजी विशेष हथियार बन रहा है और पत्थरबाज विशेष लड़ाके बन रहे हैं, तो उनको काबू करना, उनको सबक सिखाना, उनको कंट्रोल करना अब समय की मांग है। क्योंकि कश्मीर में इसीलिए हमने बहुत बड़ी शहादत दी है, बहुत बड़ी कुर्बानी देकर के ये कंट्रोलिंग की स्थिति आई है। कहीं ये एक्सटेंशन जो पूरे देश में हो रहा है, इस पर रोक नहीं लगाई गई तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित देश के तमाम उन मुख्यमंत्रियों को अब सोचना होगा कि कथित वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में तुष्टीकरण के कारण जो वो बयान देते हैं उससे बाज आएं और समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों से सख्ती से निपटें। पत्थरबाजों की पहचान करके उनको सबक सिखाना अब समय की मांग है। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि देश के हर राज्य में अब इसकी मांग जनता की तरफ से उठेगी और सरकारों को मानना ही पड़ेगा। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।